दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का छठा चैप्टर। ऑलरेडी क्लास 6 पढ़ चुके हैं और क्लास 7th का जो है आज हम लोग छठा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। जो नहीं पढ़े हैं चैनल पर जाकर पढ़ लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका होती है। याद रखना क्या होती है? कोशिका। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन कारणों में से नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही संबंध स्थापित करे? कथन: जीवों प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कारण दिया है, भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त होती है। यहाँ जो है भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्युक्त होती है। कथन एवं कारण कथन की व्याख्या करता है। ये ऑप्शन हो जाएगा ए। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ कार्य भूमिका निभाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मुक्त होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना। कोशिकाओं में ऑक्सीजन भोजन के विघटन में सहायता करती है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण होती है। ये सभी जितना भी जीव है उसमें कोशिकीय शोषण होता है। कोशिकाओं के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। ये भी सही। ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह अवायवीय शोषण कहलाता है। ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह अवायवीय शोषण कहलाता है। गलत है। जब ऑक्सीजन के सहयोग होता है तो इसे वायवीय शोषण कहलाता है। जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है उस स्थिति में अवायवीय शोषण होता है। जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा, या ऑक्सीजन कह रहा है तो यह अवायवीय शोषण कहलाता नहीं। ये गलत है। तो गलत कथन की पहचान करना था। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विघटन में सहायता करती है। कोशिकाओं में भोजन के विघटन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है। ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय शोषण कहलाता है।
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विघटित हो सकते हैं। यह प्रक्रम अवायवीय शोषण कहलाता है। भोजन के विघटन से ऊर्जा निर्मित होती है। निम्नलिखित में से अवायवीय जीव बताना। अवायवीय जीव: शैवाल, यीस्ट, पादप, याद रखना ईस्ट जैसे क्या है, मशरूम, बिना ऑक्सीजन का हो सकता है। शैवाल हो गया, पादप हो गया। शैवाल जैसे पादप पेड़ पौधे बिना ऑक्सीजन का होगा? नहीं। शैवाल ये भी नहीं। जंतु बिना ऑक्सीजन का नहीं। संभवतः आपको मालूम होगा ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुछ पृथ्वी पर ऐसे जीव हैं जो वायु के अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। अवायवीय शोषण के दौरान यीस्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अवायवीय शोषण के दौरान यीस्ट के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती पूछेगा। अवायवीय शोषण के दौरान यीस्ट द्वारा निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम होगा यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय शोषण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में बिना ऑक्सीजन के रहे ग्लूकोज हुआ, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटन हो जाता है। मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना किस रासायनिक यौगिक को दर्शाता है? लैक्टिक एसिड, मेथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल। मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना किस रासायनिक यौगिक को दर्शाता है? तो याद रखना इसका जो है क्या बोला, मानव पेशी में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का टूटना, याद रखना लैक्टिक एसिड, यह हो जाएगा लैक्टिक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम यानी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद आपकी पेशियों यानी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, दर्द महसूस होगा? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विघटन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अच्छा ये बताइए लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल जो है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चौथा या पाँचवा चैप्टर में। तो लैक्टिक अम्ल जो है यह जो है दही में पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। लैक्टिक अम्ल के संचय से पेशियों में उत्पन्न ऐंठन को कम किया जा सकता है। बर्फ के सेक से, बर्फ तो नहीं, गर्म जल के स्नान से। याद रखना क्या था, गर्म जल। जैसे कोई क्या था कहीं बहुत क्या है रनिंग करते हैं तो पैर में दर्द आने लगता है, तो इसमें क्या पैर में गर्म पानी डालते हैं, इससे क्या होता है ऐंठन कम होता है। मालिश करते हैं, तेल लगाते हैं दर्द का, तो इससे क्या होता है ऐंठन कम हो जाता है।
लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है? एक वयस्क व्यक्ति जो है सांस लेता है 15 से 18 बार 1 मिनट में। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। यानी अधिक व्यायाम, अधिक एक्सरसाइज किए तो उस समय जो हमारे श्वसन जो है हमारा जो है 25 बार प्रति मिनट हो जाएगा। यानी 1 मिनट में 25 बार सांस लेंगे। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित कथन में असत्य कथन की पहचान करें। जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह धीरे से शोषण करने लगता है। यानी जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यकता है तो वह धीरे से शोषण करने लगती है। अंतः शोषण और उच्च शोषण दोनों साथ साथ चलते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः शोषण कहलाता है। शरीर के अंदर जब वायु लेते हैं तो अंतः शोषण कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च शोषण कहते हैं नहीं, अंतः शोषण को ही उच्च शोषण कहा जाता है। अंतः शोषण उच्च शोषण, अच्छा निकलना उच्च शोषण यानी बाहर निकलना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा सही। ये भी हो जाएगा। इनमें पूछा है असत्य। जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह धीरे से शोषण करने लगती। गलत। जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा तो मिल ही रहा है और एक्स्ट्रा अगर ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो वह व्यक्ति धीरे से शोषण करने लगती है। गलत। तो ये हो जाएगा अंतः शोषण और उच्च शोषण दोनों साथ साथ चलते। सही। अंतः यानी अंतः शोषण और बाह्य शोषण दोनों साथ साथ चलते। शोषण या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः शोषण और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च शोषण कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार शोषण करता है वह उसकी शोषण दर कहलाती है। अंतः शोषण और उच्च शोषण दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अवस्था सांस का अर्थ है एक अंत शोषण और एक उच्च शोषण। उपयुक्त क्रियाकलापों से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से शोषण करने लगती है। शोषण की दर में कमी नहीं करती है। यानी किसी व्यक्ति को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो क्या कहते हैं, शोषण दर को बढ़ा देता है। शोषण दर क्या है, तेजी से करने लगती है। जैसे क्या कि आपने दौड़ने के बाद ऊर्जा आपको ज़्यादा चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए
तो इस स्थिति में क्या कहता है, आप ज़्यादा से तेज़ी से सांस लेने लगते हैं, जिससे क्या होता है ज़्यादा तेज़ी से ऊर्जा बनने लगते हैं। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपको माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा शोषण के समय निर्मित होती है। फेफड़े डायस में स्थित होते हैं। पसली याद रखना, वक्ष गुहा फेफड़े में स्थित होते। अच्छा, फेफड़े डायस में स्थित होते, उदर में तो नहीं होगा। पसली, डायफ्राम तो नीचे होता है। वक्ष गुहा याद रखना, फेफड़े स्थित होता है वक्ष गुहा। आइए अब हम श्वसन की क्रिया जाने। सामान्यतः हम अपने नथुनों नासा द्वारा से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पास में पसलियों से घिरी रहती है। वक्ष गुहा में स्थित फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्यपट, डायफ्राम को किया जाता है मध्यपट कहलाती हैं, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती हैं। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। डायस नामक एक बड़ी पेशीय सीट है जो छाती की गुहा का तल बनाती है और श्वास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डियोडेनम, लैरिक्स, एल्वियोली, डायफ्राम। डायफ्राम जो एक बड़ी पेशीय सीट है जो छाती की गुहा तल बनाती है और श्वास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह डायफ्राम होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती। मानव में सांस लेते समय अंतः श्वसन की क्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर की ओर आती है। गलत है। वायु जब अंदर, जैसे कि आप वायु सांस लीजिए, अंदर वायु को लीजिए तो आपका पसलियां जो है बाहर की तरफ फूलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ बोला अंतः श्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने, सांस लेते समय मानव वायु अंदर जाती है, पसलियां अंदर को आती है। पसलियां अंदर को नहीं, तो पसलियां अंदर की ओर, पसलियां बाहर की ओर आती है तथा डायफ्राम नीचे की ओर नीचे जाता है। डायफ्राम तो नीचे जाता है, ये तो सही है, लेकिन पसलियां अंदर नहीं जाता, बाहर की तरफ निकलता। आप सांस लीजिए, अंदर सांस लीजिए तो आपका पसलियां बाहर की तरफ निकलेगा, फूलेगा। वायु बाहर निकलती है, पसलियां बाहर को आती हैं। पसलियां बाहर नहीं आते। जब वायु बाहर आप निकालते हैं तो पसलियां धीरे धीरे, ये क्या होता है, कम होता है। फूला हुआ पसलियां धीरे धीरे कम होता है तथा डायफ्राम ऊपर, डायफ्राम तो ऊपर आता है जब सांस बाहर निकालते हैं, लेकिन ये पसलियां जो हैं बाहर नहीं, अंदर आता है।
वायु बाहर निकालते पसलियाँ बाहर को आती तथा डायफ्राम नीचे जाता। वायु बाहर निकालती, पसलियाँ बाहर को आती, पसलियाँ थोड़ा बाहर आती, पसलियाँ अंदर जाती तथा डायफ्राम नीचे जाता। वायु अंदर जाती, पसलियाँ बाहर को आती। जब वायु अंदर, आप अंदर सांस लीजिए तो आपका पसलियाँ बाहर की तरफ निकलेगा, डायफ्राम नीचे हो जाएगा। ये सही है, ये ही कथन सही है। अतः अंतःशोषण के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करते। यदि गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है, फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च शोषण के समय पसलियाँ उच्च शोषण यानी क्या है? जब वायु को बाहर निकालते हैं, पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर, पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती से वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। जब वायु बाहर निकालते हैं तो वक्ष गुहा का जो आयतन कम हो जाता है, जब अंदर वायु को लेते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उच्च शोषण के समय पसलियाँ, याद रखना, बाहर की ओर गति नहीं, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की नहीं, बिल्कुल गति नहीं, ऊपर की ओर गति नहीं करते, नीचे की ओर गति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। उच्च शोषण के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। निम्नलिखित में सही है। अंतःग्रहण की गहराई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। अंतःग्रहण की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, गलत है। अंतःग्रहण के समय कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा लेते हैं वायु से। अंतःग्रहण एवं निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होती है। अंतःग्रहण, और जब हम फिर उस वायु को बाहर निकालते हैं, जब हम वायु को अंदर लिए फिर उसी वायु को बाहर निकालते हैं, की गई वायु में ऑक्सीजन होती है। दोनों प्रक्रिया में ऑक्सीजन होता है। निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन नहीं होता है, गलत। निष्कासित की गई वायु में ऑक्सीजन होता है। निष्कासित की गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, गलत। ऑप्शन बी नंबर जो है सही है। अंतःशोषण और उच्च शोषण वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिशत, जैसे फेफड़े में अंतःशोषण वायु 21% ऑक्सीजन। जब अंदर लेते हैं तो वायु से ऑक्सीजन 21% होता है। जब वायु को बाहर निकालते हैं तो 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। 21% ऑक्सीजन को लेते हैं, 16.4% ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जब वायु को अंदर लेते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अंदर लेते हैं, और बाहर निकालते हैं 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर कितना? 4.4%। अंदर लेते 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या उच्छ्वसित
उच्च शोषित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च शोषित करते हैं अथवा उसके साथ गैस के मिश्रण को भी उच्च शोषित करते हैं? आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्च श्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यानी कि आप मिरर दर्पण ले लीजिए, दर्पण के आगे आप क्या कीजिए, आप अंदर से श्वास को बाहर के शीशे की तरफ छोड़िए तो उसमें देखना थोड़ा थोड़ा गीला पड़ जाएगा, उस पर धुंधला टाइप दिखाई देगा। तो ये क्या है, जब बाहर को हम निकालते हैं, जब वायु को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य गैसें भी बाहर निकलती हैं तो उसकी सतह पर धुंधली दिखाई देती हैं। यह नमी कारण है। जल ये बूंदे कण कहाँ से आते हैं? कॉकरोच शोषण डैश लेते हैं। यानी कॉकरोच जो हैं फेफड़े से नहीं, त्वचा से नहीं, क्लोम से, याद रखना, श्वास रंध्र से लेते हैं। कॉकरोच जो हैं के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। यह छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। यानी कीटों के ऊपर वायु नलियों का जाल बिछा होता है तो इससे जो है श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। इसे श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। श्वास प्रणाली नामक नलियों के जाल के श्वास के अंग निम्न से किसमें होते हैं? श्वास प्रणाली में याद रखना ये कीटों में होते हैं, अभी तुरंत पढ़े हैं। ये श्वास प्रणाल देखो, ये तेल चिट्टा है, इसके अंदर देखिए, इसके ऊपर जो श्वास प्रणाल बना हुआ। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती हैं और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाया जाता है। श्वास नल और श्वास प्रणाल किसमें पाया जाता है? केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। केंचुए अपने डैश द्वारा शोषण करता है, त्वचा द्वारा शोषण करता है। केंचुआ अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। मेंढक में पूछे वो कौन सा जीव है? मानव के जैसा जो है फेफड़े होते हैं। मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वास करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय रंध्र से होता है। ये तो सही है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन ले लेते हैं। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों पर, तो ये भी सही है। तो कथन दोनों सही हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसे कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, यदि वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते, इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के कण खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो ये याद रखना। अध्याय 7 जो है नेक्स्ट डे हम लोग जो है अध्याय 7 को पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर जंतुओं और पादपों में परिवहन। ठीक है।